अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सादिया खालिद हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी सूरत हाल चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रही है कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। अवाम महंगाई का रोना रो रहे हैं, जबकि अदालतें और सियासी इदारे आपस में गुत्थम गुत्था दिखाई देते हैं। ऐसी सिचुएशन में PMLN और PDM इनका नुक्ता निगाह जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये इस वक्त इक़्तिदार में हैं और चूंकि ये इस वक्त इक़्तिदार में हैं, सो बहुत सारी परेशानियां जिनको आवाम को सामना करना पड़ रहा है, जाहिर है वही इस बारे में इसका जवाब दे सकते हैं। आज हमने अपने स्टूडियोज़ में इसी बारे में बात करने के लिए PMLN के सीनियर रुकन जो हैं और वो MP हैं डेस्का से, उनको दावत दी है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं शाहिद महमूद भट्ट साहब। आज हम उनसे इस बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी भाई, बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे नाजरीन के लिए वक्त निकाला। सर सबसे पहला सवाल जो आज हर पाकिस्तानी जानना चाहता है, तो अगर आप PMLN के एक सीनियर रुकन हैं तो आपके पास यकीनन इसका जवाब होगा कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान कब आएंगे? वेरी सुन जी, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द। अब तो जाहिर बात है, जिस मुल्क स्टेज पे चला गया हुआ है, जिस हालात बन चुके हुए हैं, उनका आना बिल्कुल वो बेताब हैं। बस जो ही इन्होंने डॉक्टर्स ने रिकमेंडेशन कर दी कि आप यू कैन ट्रैवल, तो इंशाअल्लाह वो बहुत जल्द जो है पाकिस्तान में आने सर वाले नवाज हैं। शरीफ साहब के साथ क्या मसला है, किस बेसिस के ऊपर उनको जो है वो ट्रैवलिंग अलाउ नहीं की जा रही है? थोड़ा सा इस बारे में बताएं, क्योंकि ये तो हम सुन रहे हैं कि वो बीमार हैं, और वो जब पाकिस्तान से गए थे तब भी सुना था बीमार है, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है जिसका उनको इंतजार है कि ये खत्म होगी तो पाकिस्तान? चलिए देखिए, वो बहुत बड़ी हिस्ट्री आपके सामने है। उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी, पूरा बोर्ड बैठा, उनकी अपनी हेल्थ मिनिस्टर सभा बैठी, उन्होंने सारा चेक किया कि इनको बहुत इश्यूज़ हैं। हेल्थ इशू ये थे कि अगर उनका वहाँ इलाज नामुमकिन था उस वक्त पाकिस्तान में, तो उन्होंने को फौरी तौर पर उन्होंने कहा जी कि आप इनको एक्साइल में ले जाएं फर्दर ट्रीटमेंट। तो ये इसमें तो बड़े हेल्थ इश्यूज़ उनके, एक प्लेटलेट्स कम हो गई, और भी उनके बेशुमार फैक्टर्स थे जिनकी वजह से दे हैव टू गो टू अब्रॉड। अवाम ये जानना चाहती है कि इतने साल इक़्तिदार में रहे हैं नवाज शरीफ साहब, PMLN आपकी जो जमात है, तो अगर वो इक़्तिदार में रहे हैं तो आखिर उन्होंने पाकिस्तान में ही ऐसे हॉस्पिटल्स या फिर सेहत के इदारे क्यों नहीं बनाए कि जहाँ पे वो अपना इलाज करवा सकते हो? उनको अपना इलाज करवाने के लिए बाहर ही क्यों नहीं आना पड़ा? नहीं, मैं ये देखिए, ये बात तो मैं, आई बिलोंग टू द रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी। हमारे तो एक देहाती हल्के में, या हमारे तहसील हेडकोार्टर पे, डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर पे जो हॉस्पिटल हैं, या डिविजनल हेडकोार्टर पे हैं, उसके बाद हमारे सेंट्रल लाहौर वाले हॉस्पिटल हैं, ये सारी जो चीज़ें बनाई गई, फैसिलिटेट किया गया, ये नवाज शरीफ के दौर में बने हॉस्पिटल। कोई एक हॉस्पिटल मुझे बता दें कि किसी इमरान खान के दौर में बना हो या इसके अलावा किसी दौर में बना हो, इसमें कोई शक नहीं है। साइंस बहुत, मेडिकल साइंस बहुत तरक्की करती जा रही है। अभी देखें, रिसेंटली हमारे शहबाज शरीफ साहब ने किडनी ट्रांसप्लांट का जो हॉस्पिटल बनाया, ये भी पहले यहाँ नहीं था, तो इमरान खान की हुकूमत ने उसको बंद कर दिया। फिर शहबाज शरीफ साहब वापस आए तो उन्होंने फिर उन डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट की कि भाई आप पाकिस्तान में आएँ और ये जो है सस्ता इलाज करें। तो ये चीज़ें कुछ वक्त के साथ साथ चेंजेस आती रहती हैं। तो जिस चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, अल्लाह ना करे वो हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आए कि हम बाहर के मुल्कों में ही इलाज कराएं, तो वो चूँकि उस वक्त उनका इशू ये था कि एट दैट प्रेजेंट टाइम वहाँ ट्रीटमेंट नहीं था, तो फिर आपकी जो बोर्ड था गवर्नमेंट का, उन्होंने रिकमेंड किया कि इनको ट्रीटमेंट के लिए बाहर भेजा जाए। ये मजबूरी थी। चाह रहे हैं कि वो कौन सी बीमारी है, दिल की है, दिमाग की है, गुर्दे की है, वो कौन सी बीमारी जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं है? नहीं, उनको इश्यूज देखे जी, उनकी, मैं ये कहता ना, ये तो मुझसे ज़्यादा वो डॉक्टर्स की टीम जान सकती है, वो बोर्ड जान सकता है जिन्होंने रिकमेंड किया है कि यहाँ बड़े बड़े काबल हार्ट के सर्जन बैठे हुए हैं, उनको हार्ट का भी तो इशू था, लेकिन इसके बावजूद वो रिस्क क्यों नहीं ले रहे थे? क्या ऐसी टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं थी कि अगर एटलीस्ट फौरी उनको यहाँ से शिफ्ट ना किया जाता तो मे बी उसका बड़ा ख़तरा होता? इसलिए मैं ये कहता हूँ, ये डे बाई डे चेंजेस आती रहती हैं। तो जिस मजबूरी की वजह से ये तो गवर्नमेंट बताए ना कि क्यों उन्होंने जाने दिया। नवाज शरीफ ने नहीं कहा मुझे बाहर भेजा जाए, नवाज शरीफ तो सर्विसेज हॉस्पिटल में रहे, हम तो 15 दिन सर्विसेज हॉस्पिटल में बाहर बैठे रहते थे उनके इंतजार में कि कब वो सेहत याब होते हैं। तो लेकिन जो नवाज शरीफ साहब हैं, जब वो यहाँ से गए थे तब PMLN का जो वोट बैंक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, और जैसे ही मरियम बीबी आई हैं और शहबाज शरीफ साहब ने इसको टेक ओवर किया है, तो डे बाय डे इसका ग्राफ जो है, अवामी ग्राफ गिरता चला जा रहा है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये किसने कहा है जी कि उनका ग्राफ? मैं तो कहता हूँ मरियम के आने से हमारा जो है बैंक बोर्ड और बढ़ रहा है।
देखिए वोट इस मुल्क में जो है वो लोगों ने एक ज़हन बनाया हुआ है कि वोट मियां नवाज शरीफ का है। मैं ऑनेस्टली बताऊं, विद इन पार्टी भी हमारा भी ये था कि हमारा पॉलिटिकल लीडर जो है वो मियां नवाज शरीफ है। मियां नवाज शरीफ के अल्टरनेट जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं जी के शहबाज शरीफ साहब हैं। शहबाज शरीफ साहब चूँकि अब प्राइम मिनिस्टर बन गए, उनकी इन्वॉल्वमेंट हुकूमत साजी में हो गई, बड़े बड़े चैलेंजेस जो मुल्क बने वो उनके में पूरे मसरूफ़ हो गए। अब हमने पार्टी को, एक पार्टी होती है एक हुकूमत होती है, वो हुकूमत में मसरूफ़ हो गए। मियां नवाज शरीफ साहब अभी तक एग्जाइल में थे, तो इस पार्टी को आगे ले जाने के लिए हमारे पास जो सबसे बेहतरीन लॉट थी, बेहतरीन चॉइस था, वो मरीम नवाज थी। आज का जो दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, नई आइडियालॉजीज आ रही हैं, तो वो मरीम इसलिए मैं उसको रिकमेंड करता हूँ कि जब 12 अक्टूबर 99 में भी हमारे हुकूमत को ख़त्म किया गया था मुशर्रफ के वक्त भी, तो उस वक्त भी मैं चूँकि आई वॉज द विटनेस, मैं तो उस दौर का MPA भी रहा हूँ, बेगम कुलसूम साहबा के साथ रहा हूँ, तो मरीम ने उस वक्त भी वो रोल प्ले किया था जो शायद हमारे बड़े सियासतदान नहीं कर सके थे। वो अपनी वालदा के साथ उस वक्त भी पूरा पार्टिसिपेट करती थी। तो इसलिए शी इज़ ग्रूम्ड, एजुकेटेड हैं, ग्रूम्ड हैं, पॉलिटिकल अपने बाग की वो चीज़ को समझती हैं। फिर कि उनके अंदर एक मियां नवाज शरीफ वाली, जिस तरह मियां नवाज शरीफ के अंदर एक सिमती है, मरीम के अंदर भी एक ये बड़ी है कि कारकुन को मैंने इज्जत देनी है, मैंने बड़ों को साथ लेके चलना है। तो सो पार्टी की मोमेंटम बढ़ है। काटियो सर, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि इज्जत देनी है, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, जो वीडियोस आ रही हैं, आपके अरकान जो हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं PMLN से। और जब से मरियम बीबी ने टेक ओवर किया है सोशल मीडिया के ऊपर, जहाँ पे भी हम देखें, इवन के ग्राउंड में भी जो जलसे कर रही थी, पहले बहुत बड़े बड़े जलसागाह में जलसे किए जाते थे और अब वो शादी हॉल्स वगैरह में जलसे कर रहे हैं। इवन कि इसके ऊपर तो मीम भी बनने लगे कि अब शायद वो जो है वो अपने बैठक में बैठ के जलसे किया करेंगे। तो कहीं ना कहीं तो PMLN का ग्राफ गिरा है ना। नहीं, ये आपको थोड़ा सा मैं कन्फ्यूजन दूर करूं। देखिए पहले वो मरियम जलसे करती थी इलेक्शन कैंपेन के, आजकल जो हमारे हो रहे हैं वो जलसे नहीं हो रहे, वो हमारे वर्कर कन्वेंशंस हो रहे हैं। वो एक डिवीज़न में जाती हैं, डिवीज़न हेडक्वार्टर पर जाकर वो वहाँ के जो हमारी यूथ, हमारे तमाम जो विंग्स होती हैं उनको बुलाया जाता है, दे आर सिलेक्टेड। इसीलिए वो मैनेज करके हमें उनको बुला के शॉर्ट जो है ना वो वर्कर कन्वेंशन है। वर्कर कन्वेंशन में और जलसे में बहुत फ़र्क है। जब मरियम का जलसा होता था तो आपको पता है यादगार में जगह नहीं मिलती पाकिस्तान में। जब मरियम बाहर निकलती है लाहौर में तो जगह नहीं मिलती हमें गाड़ी चलाने की भी। वो वर्कर कन्वेंशन हो रहे हैं, वर्कर कन्वेंशन लिमिटेड होते हैं, वो उसमें हम अपने कारकुनों को बुलाते हैं, प्लस हम अपने अहदेदारों को बुलाते हैं, उनके साथ वो कन्वेंशन करती है, उनको खिताब करती है। सर, फिर ऐसी क्या वजह है कि जो इलाके PMLN का गढ़ समझे जाते थे, जब से ये टेक ओवर शहबाज शरीफ साहब ने किया है, बीबी मरियम ने किया है, तो वो इलाके भी PTI का गढ़ दिखाई दे रहे हैं, लोग मुनहरिफ हो रहे हैं, अरकान नाराज हैं, इवन कि आपका वोट बैंक जो है बहुत शदीद नाराज हो रहा है। वेरी सॉरी जी, मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, मुझे ये पता है आई बिलोंग टू गुजरांवाला डिवीज़न। मेरे गुजरांवाला डिवीज़न में मुझे ये बता दें, मेरा डिस्ट्रिक्ट सियालकोट से मेरा तल्लुक है, 2 सीटें सिर्फ वहाँ से हमारे खिलाफ जीती गई। पूरी गुजरांवाला डिवीज़न में आप देख रहे हैं हम स्वीप करके गए, लाहौर में करके गए, किसी जगह पे भी मैं ये बता रहा हूँ आपको कि हमारा ग्राफ कम नहीं हुआ, हमारा ग्राफ मुस्लिम लीग का ऊपर है। लेकिन थोड़ा सा मैं थोड़ा सा लोगों को शायद कोई पीछे से आशीर्वाद नहीं ऐसी बात नहीं। असल में मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। जो मुस्लिम लीग के नज़रियाती लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा होते हैं हमारे बिजनेसमैन, कारोबारी, शरीफ आदमी। वो कहते हैं जी हमारी हमदर्दियाँ, हमारा वोट आपके साथ है, लेकिन वो अपना इतना टाइम नहीं देते जितना कि आजकल के दौर में हमारी मुखालिफ पार्टी जो है, उनके जो यूथ है वो उनको ज़्यादा टाइम देते हैं, वो उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, वो मूव करता है। इसका मतलब ये नहीं होता, इसका मतलब रिजल्ट उस वक्त ही मिलता है जब हम इलेक्शन में जाएंगे, पार्टियां इलेक्शन में जाएंगी, हमारा वोट साइलेंट होता है। जितने कारोबार, जितने भी, अब ये देखिए सारा, आप जितने भी बाज़ारों में चले जाएं, अब सर्वे कर लें, 80% लोग कहेंगे जी हम मुस्लिम लीग के हैं, लेकिन हमने वोट देना। जिसको सुने वो यही कहता है कि हम PTI को वोट देंगे। सॉरी, जो फारिग बैठा होगा ना, जिसको कोई काम नहीं है, जैसे मैं सब बता यूथ की बताता हूँ मैं कि मियाँ शहबाज शरीफ वाज द चीफ मिनिस्टर, इट वाज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि लैपटॉप हमने इंट्रोड्यूस किए और बच्चों को, यूथ को, एजुकेटेड लोगों को हमने वो दिए, लैपटॉप दिए, एक टेक्नोलॉजी दी, स्कूलों में हमने सोलर पैनल्स दिए ताकि वो बड़े। हमारा जो, मैं बार बार बता रहा हूँ, जो मुस्लिम लीग का वोटर होता है वो साइलेंट होता है, वो उस वक्त बाहर निकल रहा है जब इलेक्शन आता है।
हमारा बैंक बोर्ड अल्हम्दुलिल्लाह मरियम कहने से मैं आपको यकीन से दिलाता हूँ बैंक बोर्ड पड़ा है। और जहाँ तक आप कह रही नाराज़गी की बात, हर रोज़ सोशल मीडिया में देख रहे थे जी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब खकान अब्बासी साहब नाराज़ हो गए फला। आपने देखा उन्होंने बार बार स्टेटमेंट दी कि भाई ये जस्ट लाइक भाई छोटी सिस्टर है, मैं इसको स्पेस देना चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर हावी नहीं होना चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि ये एक पार्टी के लिए काज के लिए काम करनी चाहिए, इसको स्पेस दें, मौका दें। अब रावलपिंडी में जलसा हुआ है, वर्कर कन्वेंशन हुआ है, किस तरीके से उन्होंने उसको आनर दी, उन्होंने अपनी सीट पे बैठाया और लोगों ने देखा। फिर सोशल मीडिया तो बंद हो गया जब वो प्राइम मिनिस्टर साहब खकान अब्बासी साहब वहाँ पहुँच गए और उन्होंने जाके अपना डिलीवर किया। ये सारी बातें हैं, कोई नाराज़ नहीं। हाँ, पार्टी में होता है, गिले शिकवे होते हैं, मुझे भी बेशुमार गिले होंगे, लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकता जी कि मैं पब्लिक के सामने में बातें करूं। तो सर फिर वो गिले शिकवे पार्टी का हक होता है, वो गिले सुने जाते हैं। आज के इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम बिल्कुल, ये पार्टी में हमारे में खुदा न खासा वो आमरीत नहीं है कि हम बात नहीं कर सकते। ये बड़ी खुश आइंदा बात है हमारे लिए कि हम अपनी पार्टी क़यादत के सामने खुल के बात कर सकते हैं। हमारी क़यादत जो सुनती है, सुनने के बाद जो उसका रिजॉल्व करने का तरीका होता है उसको रिजॉल्व भी कर देती है। सर लोगों की ये जो नाराजगी है या अरकान जो मुनहरिफ हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आने वाले इंतखाबात के लिए क्या PMLN ने कोई पॉलिसी तैयार की है? क्या वो अंडरस्टैंड कर रही है इस अलार्मिंग सिचुएशन को? देखिए जी, इसके आने से मैं ये कहता हूँ मुस्लिम लीग का बैंक बोर्ड उधर ही खड़ा है। कोई हमारा बंदा आज तक बता दें कि कोई मुस्लिम लीग नून का कोई MPA MNA किसी को छोड़ के गया हो। असम्बलियाँ ख़त्म हो गई लेकिन हमारे किसी की वफादारी ख़त्म नहीं हुई। तमाम लोग कमिटेड हैं टू द नवाज शरीफ, वो अपनी पार्टी से मसला। कोई आदमी भी इतना रिस्क नहीं लेता कि मैं अपनी परमानेंट सीट को छोड़ के मैं चला जाऊँ। और हमारे एक्सपीरियंस है कि जिन्होंने भी छोड़ा वो नुकसान में रहे। इसलिए कोई बंदा भी अक्लमंद जो है वो अपनी पार्टी मुस्लिम लीग को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी, वो देर जस्ट एक जैसे आते हैं ना वेव आती है, वक्ती तौर पर एक फेज़ आता है, वो आते हैं पर चला जाता है। पार्टी मुस्लिम लीग ही है जिसने पाकिस्तान बनाया। हम उस पाकिस्तान को जिसने मियां नवाज शरीफ को, जिन्होंने कायदे आज़म के पाकिस्तान को एडमिन पाकिस्तान बनाया, तो हम उस पार्टी के खालिक हैं, उस मुस्लिम लीग के खालिक जमात के रुकन हैं, तो हम क्यों छोड़ के जाएंगे? कोई रुकन नहीं छोड़ के जाना। बारे में अवाम ये सोच रही है कि ये लोग तो इक़्तिदार में आए अपनी केस खत्म कराने के लिए और इन लोगों ने अवाम की फलाह के लिए कुछ नहीं किया। यही शोर मचाए थे कि इमरान खान महंगा कर रहा है, महंगाई कर रहा है, महंगाई, और आप खुद आके ये कर रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, इसमें मेरा साफ बात है, उस वक्त अगर ये रिस्क ना लिया जाता, जो लोग ये अब कहने वाले हैं ना, जो बातें तो कही जाती हैं, उस वक्त अगर इस मुल्क को दो चीज़ें थी, या अपनी सियासत बचा लो या मुल्क बचा लो। जिस वक्त मुल्क की कंडीशन इन्होंने पहुँचा दी थी, उस हालात पे कि आपकी डिफ़ॉल्ट में चले गए होते, हर तरफ से आपको थ्रेट आ गया था जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। अगर 2 वीक्स भी मज़ीद रहता तो डिफ़ॉल्ट हो जाता। उस डिफ़ॉल्ट को बचाने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने कुर्बानी दी, PDM ने कुर्बानी दी। उन्होंने कहा जी इस मुल्क को हम डिफ़ॉल्ट में नहीं जाने देंगे, हम सेक्रीफाइस करते हैं, जो क्रिटिसाइज लोग हमारे ऊपर करते हैं हमें करने दें, हम इसको क्लियर करेंगे। अवाम की कुर्बानी दे दी है, वो बेचारे महंगाई को रो रहे हैं, जिस गरीब का जीना मुहाल हो गया। कोई पॉलिसी है आपके पास? बिल्कुल है, बिल्कुल। मैं देखा बड़ी शार्टली आपको बता रहा हूँ, अभी IMF से आपका एग्रीमेंट हो गया। अच्छा, ये किया कराया उस हुकूमत का था, नाकस कारकर्दगी की वजह से जो कुछ तबाही उन्होंने 4 साल में कर दी थी, उसको अब रिवाइव करने के लिए IMF से आपने पैकेज ले लिया है। वेरी सून आप नेक्स्ट मंथ से आप इसके असरात आने शुरू हो जाएंगे। डॉलर्स की आप देखेंगे नीचे आना शुरू हो जाएगा, मार्केट में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। सिर्फ आपकी जो वक्त मुश्किल था वो आपने बड़ी अपनी कुर्बानियाँ देकर, हमारी हुकूमत ने खुद लोगों की बातें सुन के इस पाकिस्तान को बचा लिया। ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। किन शराइत के एवज IMF ने आपको डील दिया, पैकेज दिया है? कोई शर्तें भी तो रखी होंगी, वो भी तो बताएं। नहीं, खुदा ने खास ऐसी कोई शर्त नहीं होती। शर्त जाहिर बात है, जो किसी को कर्जा देता है पहले शर्त रखी होगी, क्योंकि आप लोग ये जो डे बाय डे हर 2-3 हफ्ते के बाद जो है महंगा कर रहे हैं, पेट्रोल भी, गैस भी, अभी बिजली आप लोगों ने महंगी की है, तो जाहिर है IMF ने डील तो की। देखिए ये दो चीज़ें, एक तो इंटरनेशनली है, दूसरा ये IMF के साथ जो वादा आपकी सबका हुकूमत ने किया हुआ है उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते तो फिर इंटरनेशनली आपका हिम्मत जो है वो खर्च पड़ जाता है। सो यू हैव टू कंटिन्यूली उसको करने के लिए, अपना एतमाद बढ़ाने के लिए इंटरनेशनली आपको IMF की शराइत माननी पड़ती थी, लेकिन हमने वही शराइत मानी है जो इस मुल्क के लिए बेहतर है, जो आवाम के लिए बेहतर है। आप PMLN के चूंकि नुमाइंदे हैं, तो हमारी आवाम जो देख रही है
उनको कोई खुशखबरी दे दें, उनको कोई तसल्ली दे दें कि आने वाले इंतखाबात में उनके लिए आप लोग कुछ करने वाले हैं या अब कुछ करेंगे, जाते जाते उनको ये खुशखबरी सुनाएं। मैं कहता हूँ जी इंशाअल्लाह ताला जहाँ इतना मुश्किल वक्त हमने निकाल लिया है, ये आने वाले 2 बजट से पहले पहले बहुत अच्छे पैकेज भी आ जाएंगे आपके। इंशाल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू हो गया है, डेवलपमेंट शुरू हो गई हुई है, यूथ के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए, एजुकेशन सेक्टर के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, तमाम के लिए एक पैकेज और लाहे अमल बनाया जा रहा है जो आप मंशूर में भी आएगा और इंशाल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन से पहले पहले उसके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे आपको इंशाल्लाह। हमारे साथ नाजरीन मौजूद थे शाहिद महमूद भट्ट साहब जो कि PMLN के सीनियर रुकन हैं और पार्टी के मेंबर हैं। उन्होंने जो आपसे जिक्र किया, आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिएगा। सादिक खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।